So guys, after the explanation of poem, now let's see the detailed analysis of poem in elementary school classroom in a slum. So, during the analysis, we'll focus on title, rhyme scheme, language, poetic devices, theme, message, and tone. To begin with, let's discuss about the title. We can see it's a seven-worded, very big title. But as per William Shakespeare, terseness is the soul of language. जितना संक्षेप में कहा जाए उतना अच्छा होता है. संक्षेपण भाषा की आत्मा होती है. And this proverb fits on the title of the chapters, whether they are poetic chapters or prosaic chapters. लेकिन यहां इस बात के विपरीत चले गए स्टीफन स्पेंडर. उन्होंने इतना बड़ा टाइटल कर दिया है इसका. So somewhere he wants to correlate the volume of the title to the volume of the problem faced by the slum children. कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक कोरिलेशन दर्शाने की कोशिश की गई है कि जितना बड़ा टाइटल है उतनी ही बड़ी समस्या है स्लम चिल्ड्रन की. और समस्या किस चीज की है? एलिमेंट्री एजुकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम in the case of slum areas. That's why the title of the poem is kept purposefully very long. Coming to next is rhyme scheme. Rhyme scheme I have explained in detail during the explanation of the poem. So we have to understand just one thing. पहले दो stanzas हैं, अगर उनको analyze करें, they tend to fall into the category of blank verse. वो blank verse के example हैं, और third and fourth stanza है, वो free verse के example हैं. तो अगर इंडिविजुअली हमें पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा के बारे में तो हमारा आंसर होना चाहिए ब्लैंक वर्स. बट सपोज द क्वेश्चन इज अबाउट द होल पोएम, पूरी की पूरी पोएम की राइम स्कीम क्या है, तो फिर हमें आंसर लिखना पड़ेगा फ्री वर्स. तो ये राइम स्कीम के लिए था. लैंग्वेज इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व द लैंग्वेज ऑफ द पोएम यू विल बी सरप्राइज्ड. स्टीफन स्पेंडर ने पूरी ग्रामर को पूरी तरह से वायलेट किया है. कई जगह पोइटिक लाइसेंस का यूज करते हैं जहां वो ग्रामर के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको ताक पे रख देते हैं. दे स्टेट द ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्वियसली, बट व्हाई? जस्ट टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पोएम. वो अपने काव्यात्मक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करते हैं. लेकिन इस पोएम को जब आप पढ़ोगे तो उसमें किसी प्रकार का काव्यात्मक सौंदर्य आपको दिखाई नहीं देगा. वो जो अपील है वो आपको भाषा का सौंदर्य कहीं दिखाई नहीं देगा आपको. वो क्यों कर दिया स्टीफन स्पेंडर ने? अगेन दिस इज समथिंग वेरी डीप इशू एंड वेरी सटल. व्हाट इज दैट सटलिटी? वी नो दैट दीज स्लम चिल्ड्रन, ये जो झोगी झोपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे हैं, इन बच्चों की जिंदगी में किसी प्रकार की कोई हार्मनी नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है. इस भाषा के अंदर भी किसी प्रकार का कोई सौंदर्य यूज नहीं किया गया है. हम देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनकी जिंदगी में कोई सिद्धांत काम नहीं करते हैं. इसलिए थ्रू आउट द पोएम देयर इज नो लिंग्विस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड प्रॉपर्ली बाय द पोएट. तो भाषा की जो लैंग्वेज है वो एक चीज और भी दर्शाती है कि ये एक, अगर हम गौर से पढ़ें तो हमें अनपढ़ों जैसी भाषा लगती है. और यहां पर समस्या किस चीज की है? एजुकेशन की समस्या है. So that inappropriateness of the language is directly proportionate to the status of the education being imparted to these slum children. इसलिए इसकी जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से यूज की गई है purposefully by the poet. Next is poetic devices. 8-9 poetic devices स्टीफन स्पेंडर ने यूज किए हैं थ्रू आउट पोएम में. One by one let's pick up and discuss. The very first one we'll pick up simile. Simile का प्रयोग in the opening stanza, the very first line opens up with very first stanza, और हमें यहां पे कंपैरिजन मिलता है. The hair of the slum children is like rootless weeds. Hair torn around their parrot. ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो like rootless weed, इसमें उन बच्चों की तुलना की गई है रूटलेस वीड्स के साथ, और लाइक के द्वारा यहां सिमिली क्रिएट किया गया है. अगर
दूसरा एग्जाम्पल देखें, लाइक बोटल बिट्स, ये फर्स्ट स्टेंजा के अंदर है और ये हमारा थर्ड स्टेंजा के अंदर एग्जाम्पल मिलता है. सो अक्रॉस द पॉइंट वी फाइंड टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली. नेक्स्ट वन इज मेटाफोर. मेटाफोर में काफी एग्जाम्पल आ जाते हैं, 5-4 के एग्जाम्पल्स हैं. इसमें पेपर सीमिंग बॉय को पेपर के साथ कंपेयर किया गया है. द फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इज कंपेयर टू द पेपर, थिननेस एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ द पेपर. देन कम्स रेड्स आईज, देन सॉर क्रीम वॉल्स. सॉर क्रीम जो अनटाइडीनेस ऑफ द वॉल इज कंपेयर टू द सॉर क्रीम. यहां पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है मेटाफोर यूज करके. क्रैम्प्ड होल्स मींस द स्मॉल हाउसेस वेयर द स्लम चिल्ड्रन आर लिविंग. तो जो छोटे छोटे घरौंदे होंगे उनको क्रैम्प्ड होल बोल दिया गया है. ये भी यहां पे मेटाफोर है. नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई. नैरो स्ट्रीट स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड लेड स्काई स्टैंड्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन. तो ये एक मेटाफोरिक लैंग्वेज यूज की गई यहां पर. व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स. व्हाइट लीव जैसे एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था, व्हाइट लीव स्टैंड करता है बुक्स के लिए, ग्रीन लीव स्टैंड करता है नेचर के लिए, ग्रीन वर्ल्ड के लिए, नेचर के लिए. तो ये हमारे मेटाफोर के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट वन इज अलिटरेशन. अलिटरेशन का हमें पूरी पोएम में एक एग्जांपल अच्छा मिलता है जिसमें फ्रॉम फॉक these lives turn slyly into the cramped hall from fog till endless night. तो ये एक डिस्क्रिप्शन आता है पोएम के अंदर, थर्ड स्टेंजा के अंदर ये दिया गया है. सो फ्रॉम फॉग, फेयर और फेयर साउंड दो बार रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन क्रिएट हुआ है यहां पे. नेक्स्ट वन इज असोनेंस. असोनेंस में हमें पता है दिस इज द रेपिटेशन ऑफ द वॉवल साउंड. इसमें एक एग्जांपल हमारे पास है, बेल्ट फ्लावरी टायरलीज वैली. तो इसमें ई साउंड है वो रिपीट हुआ है. फ्लावरी ई, टायरलीज ई, वैली ई. ई साउंड gets repeated 3 times and thus it creates assonance. Moving to next is our repetition. 3 रेपिटेशन की एग्जांपल आपको इसके अंदर मिलते हैं. एक तो शुरू के फर्स्ट स्टेंजा के अंदर ही है, far far from gusty waves the children, and एक at the end of the second stanza, far far from rivers and capes and the stars of the world. ये पंक्ति है एंडिंग जो कंक्लूडिंग लाइन है सेकंड स्टेंजा की उसमें. तो यहां पर भी फार वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया है. दैट एम्फेसाइजेस द डिस्टेंस. रेपिटेशन हमेशा एक एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए किया जाता है. देन फार फ्रॉम रिव्स, अगेन दोबारा इसको रिपीट किया गया है. एंड देन ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन. ये लाइन इसमें यूज किया गया है. तो ब्रेक को भी रिपीट किया गया है. ये दर्शाता है अर्जेंसी, हाउ अर्जेंट इट इज टू ब्रेक द कंडीशंस which tie these slum children, otherwise they will break the town and the whole country. ये repetition का एग्जाम्पल था. कमिंग टू नेक्स्ट इज आर एनाफोरा. एनाफोरा मीन्स द बिगिनिंग ऑफ लाइन इज डन विद द सेम वर्ड. यहां हमें देखें कि जब वो अपील करता है, स्टीफन स्पेंसर अपील करता है लोगों से कि लेट देम रन अजूर ऑन द गोल्डन सैंड, लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू द बुक्स. तो यहां पे रन अजूर और रन नेकेड ये दोनों अलग अलग पंक्तियों की बिगिनिंग वर्ड्स हैं. और जब भी कभी आपकी पोएम के अंदर एक ही वर्ड से 2 लाइन शुरू होती हैं, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. कमिंग टू नेक्स्ट इज अलूजन. अलूजन एक्चुअली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसके अंदर एक बहुत नामचीन या बहुत फेमस हम ऑब्जेक्ट को या किसी व्यक्ति को उठाते हैं तुलना करने के लिए, और हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती है. हम उस वस्तु का या व्यक्ति का उदाहरण दे देते हैं और रीडर अपने आप समझ जाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं. तो ओवर हियर वी फाइंड शेक्सपियर्स हेड. ही यूजेस शेक्सपियर्स हेड फॉर सर्टेन रीजंस टू शो द क्वालिटी एजुकेशन. सेकंड थिंग, द स्टेटस ऑफ लिविंग. नेक्स्ट वन इज द नेक्सस ऑफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द सोसाइटी. Then comes Tyrolese Valley. Tyrolese Valley represents the natural beauty. तो ये 2 reference जो लिए गए हैं, they create allusion over here. In imagery we'll see, actually this poem is replete in imagery and symbols.
full of imagery and symbol. Imagery के examples देखते हैं. Gusty waves. Imagery, as we know, any word, any phrase, any sentence that triggers an image on our mental screen, वो imagery हो जाती है. तो जब भी हम पॉइंट पढ़ते हैं gusty waves, एक क्रिस्टल क्लियर एक पिक्चर हमारे सामने उभर करके आती है. फास्ट ब्लोइंग विंड्स एंड वेव्स आल्सो, ओशन वेव्स एंड ऑल. तो ये एक एनर्जी का प्रतीक है. साथ में इमेजरी के अंदर हम सिंबल को भी जोड़ करके पढ़ेंगे कि जो गस्टी वेव्स हैं वो इमेज को क्रिएट करती है. साथ में मीनिंग क्या निकलता है उसका? इट सिंबलाइजेस एनर्जी. रूटलेस स्वीट. रूटलेस स्वीट, जैसे ही हम रूटलेस स्वीट बोलते हैं हमारे सामने एक तस्वीर उभर के आती है कि अपरूटेड जो प्लांट्स हैं वो हैं और वो विदर और ड्राई पड़े हुए हैं, जमीन के ऊपर गिरे हुए हैं. तो ये भी एक इमेज क्रिएट करती है. और ऐसे ही ये सिंबल किस चीज का है? रूटलेस स्वीट सिंबलाइजेस डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोर्स. वीट सिंबलाइजेस अनवांटेड एंड पैलर सिंबलाइजेस द वीकनेस. तो ये तीन वर्ड तीन चीजों को सिंबलाइज करते हैं. नेक्स्ट वन इज वेट डाउन हेड. वी कैन visualize a tall girl, lean and thin, and sitting with the head bowed down. तो ये एक इमेज क्रिएट होती है. नेक्स्ट वन इज पेपर स्विमिंग बॉय. ये भी इमेज क्रिएट करता है. रेड्स आई, ये भी एक इमेज क्रिएट करता है. और ट्विस्टेड बोन्स, ये भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं अपने मेंटल स्क्रीन पर, हम देख सकते हैं उस चित्र को. ट्री रूम, अगेन इट विजुअलाइजेस एंड इट इज a symbol also. Tree room इमेज तो क्रिएट करता है, साथ में एक सिंबल भी है. सिंबल ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, दैट योर हाउस इज लोकेटेड इनटू नेचुरल एनवायरमेंट. देन सॉर क्रीम वॉल. सॉर क्रीम वॉल इमेज भी क्रिएट करती है और साथ में डिटेस्ट, समथिंग विच इज वेरी अगली, स्टैंड्स फॉर द अगलीनेस आल्सो, अनप्लेजेंट स्टेटस. बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, ये भी एक इमेज है और साथ में एक सिंबल भी. बॉटल बीट्स स्टैंड फॉर द फ्रेजिलिटी. बड़े फ्रेजाइल है. बच्चों का जो जीवन है, जिंदगी है, वो बड़ी फ्रेजाइल है, नाजुक है, कमजोर है. और स्टोन केयरलेसनेस, हार्डनेस एंड टफनेस. तो ये जो लाइफ है, स्टोन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि देयर लाइफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट दैट, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दैट स्टोन एंड ब्रेकिंग देमसेल्व्स बैक. जैसे शीशा अगर पत्थर से टकराए तो टूट जाता है, ये भी अपने जीवन के पत्थर से टकरा करके और चूर चूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं. तो बड़ा गहरा सिंबल यूज किया गया यहां पर. नेक्स्ट इफ वी मूव द डिम क्लास. डिम क्लास अगेन इट क्रिएट्स that imagery as well as it symbolizes sadness and lack of the opportunities. Dimness, darkness. Dark stands for hopelessness and sadness in life. Shakespeare's head सिंबलाइज करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, हाई लिविंग स्टैंडर्ड को. टायरोलीज वैली, इट्स अ सिंबल ऑफ नेचुरल ब्यूटी. द प्लेस विच इज Tyrol in Australia, there is a valley which is known as Tyrol Valley, which is full of beautiful sights and landscapes. Next one is narrow street and red sky. So narrow street is the symbol of very limited opportunity in the life, and red sky again hopeless future. And bottle bits and stone, as I already discussed this part. So we saw that the point is so rich in imagery and symbol, which makes the meaning very clear and brings out the theme and message and the contents inside the poem in a very crystal clear way in front of the readers. Moving to next is the theme. जैसे हम जानते हैं कि स्टीफन स्पेंडर बेसिकली ये मात्र यही पोएम है, उसका पूरा कैनन अगर हम पढ़ें, द होल लिटरेरी वर्क अगर हम पढ़ें, whether the stories, novels or poems, we find he basically writes about the class inequality, social inequalities and class struggle. इस पोएम के अंदर भी यही एक थीम है. He wants to present one thing, that is how there is a big chasm, big gap between the different communities, castes and classes, and they are struggling themselves to move on with their life. Message. He gives one message, that if you really want to eliminate the existence of slums from the face of earth, you need to come forward, join hand and work together. So this is a social appeal from his side. This is the message. Coming to next part is the tone of the poem. Throughout the poem we find either he criticizes the situations or he
मेक्स एन अपील टू द पीपल। तो पूरे की पूरी पॉइंट की जो टोन है वो क्रिटिकल है और अपीलिंग मोड के अंदर है। So in this way we saw it's a beautiful and very appealing poem. I have done a 360-degree workout on the poem and presented to you people. Now it's your job to make it reach to all those people who really deserve it. एग्जाम करीब है, ये पॉइंट अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि 360 डिग्री एंगल के ऊपर इसके ऊपर पूरा काम किया गया है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसके अंदर हमने टच ना की हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, एनालिसिस पार्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, थीम हो, पोएटिक डिवाइसेस हो, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। वीडियोस थोड़े लंबे हुए हैं बिकॉज दे से रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे। जब आप कोई चीज बहुत डिटेल में करते हैं तो वो कंप्लीट तो होता है लेकिन शॉर्ट में नहीं हो सकता है, इसलिए इसके 3 वीडियोस बन चुके हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वास्तव में इस पॉइंट से बेनिफिट मिला हो, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो, तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक जैसे ही अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंचे। और कमेंट करना ना भूलें। आप जैसे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं तो उससे मुझे ये पता चलता है कि अगले वीडियो में किस प्रकार की और आपकी रिक्वायरमेंट है जिसको मैं उसको फुलफिल करता हूं और वीडियोस को और बेहतर बनाने में मुझे मदद मिलती है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू